हेलो स्टूडेंट, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत सेल, ओम का नियम और प्रतिरोध के नियम। आज हम पढ़ते हैं, आज देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट थिंग, कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है जबकि हमारे पास अलग अलग वैरायटी के अलग अलग ऑर्डर के रेजिस्टेंस मौजूद होते हैं, तो हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी जटिल सर्किट होती हैं, जटिल परिपथ होते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाने की और घटाने की आवश्यकता होती है। उसके लिए हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अलग अलग ऑर्डर बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं। इस संयोजन में हम प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से लगातार जोड़ते जाते हैं। दैट मीन्स एंड टू एंड, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ता जाता है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा फ्री होता है, जिसको हम सोर्स से जोड़ते हैं। तो अगर हम फिगर के माध्यम से देखें तो हम कुछ इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। जैसा आप देख रहे हैं, एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से कंटिन्यूअसली जोड़ दिया जा रहा है। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और लास्ट वाले प्रतिरोध का अंतिम सिरा फ्री है, स्वतंत्र है, जिसको हम किसी स्रोत से जोड़ सकते हैं। इसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से, जिसका ईएमएफ है E। ठीक है, जब बैटरी से जोड़ते हैं तो परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित होगी। धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी, आई धारा। तो यहां पर देखते हैं कि पहले प्रतिरोध में आई धारा जाएगी, दूसरे प्रतिरोध में भी आई और तीसरे प्रतिरोध में भी आई धारा प्रवाहित होगी। अगर इसको हम मान लें पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, ए और बी के बीच विभवांतर क्या होगा, वहां पर देखेंगे कि पहले प्रतिरोध पर विभव अलग होगा, दूसरे प्रतिरोध पर विभव अलग होगा और तीसरे प्रतिरोध पर विभव अलग होगा। तो मान लेते हैं पहले प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है वह है V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वह है V3। अगर अब हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो, ये ज्ञात करना हो कि A से B के बीच कुल कितना प्रतिरोध लगा हुआ है। जो प्रतिरोध लगा होगा
ए से बी के बीच, उसे हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, आइए देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं, कनेक्ट किए गए एक दूसरे से, सभी रेजिस्टेंस में एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन सब पर विभवांतर, उनके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग है। जबकि पूरे परिपथ का अगर विभवांतर मान लेते हैं कि ए से बी के बीच जो विभवांतर है वो बी है, तो पूरा विभवांतर जो होगा वो इन सभी विभवांतरों के, अलग अलग विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, कंसीडरेशन कर लेते हैं कि A से B के बीच कुल प्रतिरोध R है और परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या बताता है, V इक्वल टू IR, देन V1 इक्वल टू I, सारे रेजिस्टेंस में कॉमन है, I R1, V2 इक्वल टू I R2 और V3 इक्वल टू I R3। ये वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, IR इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I सारे टर्म्स में आ रहा है, इसको कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है हमें IR, I दोनों पक्षों में है, I से I कैंसिल, देन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है तुल्य प्रतिरोध A से B के बीच। अगर हम वर्ड में, शब्दों में कहना चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी प्रतिरोध लगे होते हैं सबका अलग अलग प्रतिरोधों का योग उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रैक्टिकल सर्किट में हम ये ध्यान देंगे, जहां भी प्रैक्टिकल करेंगे, कि जो सर्किट में सबसे बड़ा प्रतिरोध लगा होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी अधिक आना चाहिए। ठीक है। सेकेंड देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कैसे बनाते हैं, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से डायरेक्ट जोड़ दिया। इसमें समांतर क्रम बनाते समय ध्यान रखते हैं कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से, एक लाइन से, और सभी दूसरे सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होने चाहिए। तो अगर हम फिगर के माध्यम से देखें, चित्र बनाते हैं, जैसे वहां पे हमने 3 प्रतिरोध लिया था, सेम यहां पे भी देखते हैं। तीन प्रतिरोध है, R1, R2, R3। क्या करना है हमें, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ना है। ये हो गया बिंदु ए, दूसरे सिरे को भी किसी एक बिंदु से जोड़ देना है, ये हो गया बिंदु बी। अब ए और बी को किसी स्रोत से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई, परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो है आई। ठीक है। अब इसमें तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि धारा का क्या, किस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है।
जैसे सेल से जो धारा प्रवाहित होती है उसका मान है आई। आई धारा कहां पर पहुंचती है? जंक्शन ए पर। अब ए से धारा आई के लिए 3 रास्ते हैं, मतलब धारा आई 3 भागों में बढ़ जाती है। अगर यहां पर मान लेते हैं ये है धारा I1, दूसरे में जा रही I1, I2 और I3। हम इसको अपने अनुसार स्वेच्छानुसार और भी कुछ मान सकते हैं। I यहाँ माना गया है तो हम इसको I माइनस I1 मान सकते हैं, I2 मान सकते हैं, I3 मान सकते हैं, I4, I5 जो आप चाहें स्वेच्छानुसार मान सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि I1, I2 और I3 जब यहाँ से डिवाइड होते हैं तो ये जाकर फिर से बिंदु B पर सभी मिल जाते हैं। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके पहले जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I, तो I इक्वल टू क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3। I से ही ये तीनों धाराएं निकल रही हैं और तीनों जाकर बिंदु B पर मिल जाती हैं, जिससे फिर से I का निर्माण हो जाता है और I धारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाती है। अब तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमारे पास इक्वेशन है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियमानुसार V इक्वल टू IR, देन I इक्वल टू V by R, then I1 इक्वल टू V by R1, I2 इक्वल टू V by R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। सारी वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। V by R इक्वल टू V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। V दोनों साइड, इस साइड में सारे टर्म्स में है तो कॉमन हो जाएगा, इस साइड में है तो B से B कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो मिल जाएगा 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। R की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको उलट देंगे तो हमें R की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन को हम शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो अलग अलग प्रतिरोधों का प्रतिरोध होता है उन सभी अलग अलग प्रतिरोधों के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल सर्किट में यह ध्यान देंगे कि जो इसमें तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इस परिपथ में प्रयोग किए गए सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर R1 की वैल्यू 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, तो R की वैल्यू 1 ओम से भी कम आनी चाहिए। ठीक है, जब 1 ओम से कम आ रही है इसकी वैल्यू तब हम मानेंगे ये आंसर सही है। तो आगे न्यूमेरिकल्स में इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कहाँ यूज किया जाता है? जहां पर ओम का नियम काम नहीं करता है। ऐसे जटिल परिपथ जहां से हम ओम के नियमानुसार I का मान, V का मान और R का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ के नियम का ही प्रयोग हम विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, किसी परिपथ में किसी चालक में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं किरचॉफ का नियम। तो आइए देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने परिपथ से संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम जिसको हम कहते हैं संधि का नियम,
संधि का नियम, इंग्लिश में कहा जाता है इसको लॉ ऑफ जंक्शन। कि संधि का नियम देखने से पहले ये देखते हैं कि जंक्शन क्या होता है, संधि क्या होती है। संधि उसे कहते हैं जहां पर कई सारे रास्ते हो, कई सारी धाराएं वहां से निकल रही हो या कई सारी धाराएं आके वहां पे मिल रही हो। ठीक है, तो संधि का नियम क्या बताता है कि किसी संधि की तरफ, किसी वृत्त की तरफ आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अलजेब्रिक सम जो होता है किसी भी जंक्शन के लिए करंट का, वो जीरो होना चाहिए। अगर हम फिगर के माध्यम से देखें तो ये कोई जंक्शन है जहां से कई सारी धारा, कई सारे रास्ते हैं जहां से धाराएं आ रही है जा रही हैं, वहां पर इस जंक्शन के ऊपर अगर हम इसको मान लें पॉइंट ए, तो यहाँ पे आई विल बी जीरो, ये आना चाहिए। समेशन आई मान लेते हैं, ये है धारा I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है, तो इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के। तो संधि की तरफ कितनी धाराएं आ रही हैं? I1 अंदर की ओर संधि की ओर आ रही है, I2 संधि की ओर आ रही है, I3 भी संधि की ओर आ रही है, I4 और I5 ये संधि से दूर जा रहे हैं। तो अगर हम पहले नियम के अनुसार चलते हैं तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। आने वाली धाराओं का योग बराबर है जाने वाली धाराओं के योग के। इनको भी अगर इस पक्ष में लाते हैं तो इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 0, जो किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि बताइए वैद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि। तो हम जैसे पढ़ चुके हैं कि सदिश राशि के लिए परिमाण और दिशा होना अनिवार्य है। तो हम जानते हैं कि धारा में, वैद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पे कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो एक चीज कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे कि वैद्युत धारा अदिश राशि है। उसका कारण क्योंकि वैद्युत धारा किरचॉफ के पहले नियम में ही देखते हैं ये अलजेब्रिक सम का, बीजगणितीय योग का पालन कर रही है, जबकि सदिश राशि के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है, आवश्यक प्रतिबंध है कि वो वेक्टर के योग, वेक्टर के नियम का पालन करना चाहिए। अगर वो वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करता है तो वो सदिश राशि नहीं है। इसलिए वैद्युत धारा में दिशा और परिमाण होने के बाद भी ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल है बंद पास का नियम। लॉ ऑफ क्लोज लूप। क्लोज लूप क्या होता है, बंद पास क्या होता है? ऐसा परिपथ जो चारों तरफ से बंद हो, कहीं पे ओपन ना हो, उसे कहते हैं बंद पास। दूसरा नियम क्या बताता है हमें कि किसी भी परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में, उस परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सभी वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम कोई परिपथ बनाते हैं, कोई परिपथ है हमारे पास, या पहले ही इसका वो लिख लेते हैं, सिग्मा आई आर इक्वल टू होता है सिग्मा ई। सिग्मा आई आर क्या है? जो भी परिपथ में प्रतिरोध लगे होंगे और जो वैद्युत धारा बह रही है, इन सबका बीजगणितीय योग। सिग्मा ई क्या है? परिपथ में जितनी भी बैटरी, जितने भी सेल लगे हुए हैं, उन सबका बीजगणितीय योग। आगे भी इसको हम
ब्रीफली देखेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें हम किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित करेंगे, तो वहां पे सेकंड रूल को और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।